फसल की कटाई के बाद जो पुआली बच जाती है, चाहे वो गेहूं की हो चाहे धान की, के उसको हम डिकम्पोज करके, एक तो डिकम्पोजर कोई दवाई होती है उसके प्रयोग से, टीका कह सकते हाँ हैं। टीका, उसके प्रयोग से जीवा अमृत, जिसमें लागत बिल्कुल 100-200 रुपए की मुश्किल से लागत आएगी जिसका, गुड़ बेसन का खर्चा। हाँ गुड़ बेसन के खर्चे से, जरा से खर्चे से वो खेतों में डाल के हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। यूरिया से ज्यादा लाभ देगी और स्वास्थ्य के लिए, इंसान के स्वास्थ्य के लिए और पशुओं का जो चारा होता है उसके लिए भी जीवनदायिनी के रूप में वो कार्य करेगी। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और दिल्ली से लेकर रोहतक तक इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। आज क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से ये कृषि विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं और खेती में नए नए प्रयोग किस तरह से हों, किस तरह से जैविक खेती हो, इसके बारे में, इसके विषय में काम करते रहते हैं। तो आज हमारे कुछ सवाल हैं किसानों की तरफ से, जो जिस तरह से फसल उगने के बाद, जो गेहूं कटाई के बाद जो पराली बच जाती है उसको जला देते हैं। तो आज मुख्य चर्चा हमारी इसी विषय पर रहेगी जी। और मैंने कुछ किसानों से बात भी की थी, तो वो कहते हैं कि किसानों को जल्दी फसल के लिए उनको जलाना पड़ता है। मैंने कहा कि भाई आप इसको बुआई, डायरेक्ट बुआई करके तब वो कर दे, तो वो बोलते हैं कि 3-4 साल लग जाते हैं उनको कंपोस्ट होने में, एक तरह से मिलने में। तो पहले तो आपका स्वागत है जी हमारे चैनल पर। और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि किसान जो जल्दी फसल के लिए पराली को जला देता है, खासकर जो गेहूं की मशीनों से जो कटाई होने के बाद जो लंबी लंबी पराली बच जाती है, कुछ का तो वो पैसे दे के या वो बनवा लेते हैं, चारा बनवा लेते हैं, जो बच जाता है उसको जला देते हैं। और इससे पर्यावरण पर भी और ज़मीन पर भी एक बुरा असर पड़ता है। वो क्या असर पड़ता है और किसान इसके लिए क्या करें? देखिए, ये शुरुआत हुई थी धान की पराली जलाने से। धान की पराली जलाने के समय ये मुद्दा उठा था और ज़्यादा आग तभी लगाई जाती है। पर दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गेहूं की पराली, गेहूं के खूंटे भी, गेहूं की जो खड़े रह जाते हैं उनको भी जलाया जाता है। वो किसान अगर कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, फसल कमज़ोर होती है, तो उसमें एक थोड़ा सा अंश सच्चाई का है, पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में अब सैकड़ों किसान जहर मुक्त जैविक खेती कहो, प्राकृतिक खेती कहो, अलग अलग नामों से जाना जाता है, बिना रसायनों की खेती कर रहे हैं। उनमें से कोई भी किसान अपने खेत में आग नहीं लगाता है, कोई भी किसान उसमें से अपने खेत में आग नहीं लगाता है। तो ये आग लगाना कतई ज़रूरी नहीं है। 2 सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। अगर आप किसी भी कृषि अवशेष को मिट्टी में मिला देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो मिट्टी में उसकी जुताई करने में और अगली फसल के बोने में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अंदाजा कितना होना चाहिए? मतलब वो 10-15 दिन से लेके 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक का भी हो सकता है। निर्भर करता है कि जिस चीज़ की आपने जुताई की है, जिस कृषि अवशेष की जुताई की है, वो कैसा है और कितने समय का है। जैसे जंतर और मूंग वगैरह की हरी खाद के तौर पे भी जुताई की जाती है। तो बस एक सावधानी बरतने की ये है कि जब भी आप किसी कृषि अवशेष की जुताई करें, तो उसको अगली फसल बोने में थोड़ा सा उसमें गैप हो, 10 दिन, 15 दिन, 2-3 हफ्ते तक का हो सकता है। निर्भर करता है कि किस मात्रा में जुताई की गई है, कैसा कृषि अवशेष है जिसकी जुताई की गई। नहीं, जैसे गेहूं का जो अवशेष बचता है, वो बोल रहे हैं कि काफ़ी समय लग जाता है इसको। नहीं, वो काफ़ी समय, मैंने कहा उसमें एक अंश सच्चाई का है, पर वो पूरी सच्चाई नहीं है और उसके विकल्प उपलब्ध हैं। अगर वो किसान कह रहे हैं कि उसके मिट्टी में गलने में उसको काफ़ी समय लग जाता है, वो सालों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पे ये है कि उसकी मिट्टी में, उस खेत की मिट्टी में सूक्ष्मजीव बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। वो तो मिट्टी वैसे ही मरण में है। ओके। क्योंकि किसी भी
कार्बनिक पदार्थ को, किसी भी कृषि अवशेष को, किसी भी खाद्य सामग्री को, गोबर को खाद बनाते हैं सूक्ष्म जीव, विभिन्न किस्म के सूक्ष्म जीव। और केमिकल वाली खेती में वो सूक्ष्म जीव धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। अगर किसी किसान के खेत में मतलब 2 महीने 3 महीने भी वो नहीं गलती है चीज़, तो इसका मतलब उसके खेत में सूक्ष्म जीव बिल्कुल खराब, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो वो तो मिट्टी वैसे ही मरण में है, अब नहीं तो साल में 2 साल में वो नष्ट हो जाएगी। अगर आपके खेत की भी ये स्थिति है तो भी आप जल्दी गलाने के उपाय हैं आपके पास। अच्छा, वो क्या क्या उपाय हैं? हाँ, वो क्या क्या उपाय हैं? एक तो पिछले कुछ साल पहले सरकार ने ही एक डीकम्पोज़र नाम की एक छोटी शीशी मार्केट में लाए थे। शुरू में फ्री मिलती थी, फिर शायद 10 या 20 रुपए में मिलती है। वो भी अगर आपको कहीं से मिलती है तो डीकम्पोज़र नाम का वो छोटा सा टीका कहते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर शायद आजकल सरकारी स्कीम में वो सप्लाई बंद हो गई है, कुछ प्राइवेट कंपनियां तो बेच रही हैं। उसका एक दूसरा स्थानीय विकल्प भी है। नहीं, वो डीकम्पोजर सपोज किसी किसान को मिल जाता है तो उसका प्रयोग कैसे करें? अगर पहली बात तो मिल जाता है तो शीशी पे प्रयोग का तरीका भी लिखा हुआ है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं। डीकम्पोज़र का मिलना ज़रूरी है, और वो प्राइवेट कंपनियां बेच रही होंगी, सरकारी तो शायद नहीं बेच रही। पर मैं आपको डीकम्पोज़र ना भी मिले, डीकम्पोज़र नाम में ही अर्थ है जो कृषि अवशेष को गलने में सहायता करता है। दिल्ली सरकार जैसे ये अपने स्तर पे सरकारी महकमे के तौर पे ये प्रयोग वो कर रही है। अखबारों की खबरों के हिसाब से पिछले दिनों खबरें आई हैं कि उन्होंने पराली सीज़न के बाद डीकम्पोज़र का स्प्रे करवाया गया। बड़ा आसान तरीका है अगर मिल जाता है तो। नहीं भी मिलता है तो एक और बेहतर, उससे भी शायद कुछ मायने में बेहतर एक तरीका है, आप जीवामृत बना सकते हैं। जीवामृत बनाने का तरीका ये है कि 10 किलो गोबर ताज़ा हो, 5 से 10 लीटर मूत्र, ये खासकर गाय का हो या भैंस का? किसी भी पशु का हो, किसी भी पशु का हो। अच्छा, गाय का हो, भैंस का हो, ऊँट का हो, गधे का हो, घोड़े बकरी का हो, किसी का भी हो। आमतौर पे गोबर तो मिल ही जाता है, भैंस का, गाय का, किसी का मिल जाएगा। 10 किलो गोबर ताज़ा, 5 से 10 लीटर मूत्र जितना पुराना उतना अच्छा। अच्छा जी। उसको 200 लीटर के ड्रम में आप डाल लीजिए। ठीक है। उसमें 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो गुड़ और 1 से 2 किलो बेसन अच्छी तरह घोल लीजिए। बेसन को ऐसे घोलना है जैसे पकोड़े तैयार करने, ऐसा नहीं कि खेत में डालना है कि बात है। अच्छा, वो चीज़ नहीं, अच्छी तरह से घोलना है उसे, उसकी गांठ ना बने। ठीक है। और उसमें किलो आधा किलो ऐसी जगह की मिट्टी डालनी है जहाँ केमिकल्स का प्रयोग ना किया गया हो। ओके। जैसे स्कूल में पेड़ों के नीचे की मिट्टी है, या मंदिर के आसपास की किलो 2 किलो काफ़ी है? किलो 2 किलो काफ़ी है, आधा किलो भी काफ़ी रहेगी। अच्छा। मतलब ये मिट्टी है, अगर जिस मिट्टी में केमिकल नहीं डला हुआ उसमें स्वाभाविक तौर से लाखों की मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके। 1 चम्मच मिट्टी में भी लाखों की मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने केमिकल डाल के वो नष्ट कर दिया है। तो ऐसी जगह की मिट्टी लेनी है जहाँ केमिकल ना डले हुए हों। स्कूल की हो सकती है, मंदिर की हो सकती है, बनी की मिट्टी हो सकती है, कहीं की मिट्टी। तालाब की भी ले सकते हैं? तालाब की में शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारे गांव का पानी वहाँ पे आता होगा। तो आपको जहाँ की भी ऐसी मिट्टी मिले, बनी की मिट्टी मिले, या मतलब बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलती है तो सड़क के किनारे की कोई मिट्टी जहाँ केमिकल ना डला हुआ हो, तो आधा किलो आप वो ले लीजिए। इसको 200 लीटर ड्रम में अच्छी तरह से सारी चीज़ों को घोल दीजिए, ढक दीजिए। दिन में इसे 4-5 बारी लाठी से आप हिला दीजिए। इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि वो जो आपने सजीव मिट्टी ली है, ऐसी जगह की मिट्टी ली है जिसमें केमिकल्स नहीं डले हुए, रसायन नहीं डला हुआ, जहर नहीं डला हुआ, उसमें सब किस्म के सूक्ष्म जीव होंगे। गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन आपने उनके लिए भोजन उपलब्ध करा दिया, तो वो भोजन खा के वो जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएंगे, बहुत तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ेगी जी। आप देखेंगे शुरू में जब आप हिलाएंगे तो थोड़े थोड़े बुलबुले पैदा होंगे, फिर जैसे समय निकलता चला जाएगा, 1-2 दिन हो जाएंगे, तीसरा दिन हो जाएगा, बुलबुलों की संख्या बढ़ जाएगी। ये मैक्सिमम कितने दिन तक रखना जी?
ये निर्भर करेगा मौसम पे। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। शुरू में आप करेंगे तो थोड़े बुलबुले उठेंगे, फिर बुलबुलों की संख्या बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि वो खा पी के सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बुलबुले निकलेंगे। फिर भोजन खत्म होने लग जाएगा तो वो सूक्ष्म जीव मरने लग जाएंगे, फिर बुलबुले कम होने लग जाएंगे। जब बुलबुले कम होने लग जाएं तो मतलब भोजन वहाँ ख़त्म हो चुका, अब उन्हें खेत में भेज दीजिए। गर्मियों में ये तीसरे चौथे दिन हो सकता है, बहुत ठंडी के दिन होंगे छठे सातवें दिन हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इसको अगर आप पानी दे रहे हैं खेत में तो एक ड्राम, कम से कम 1 ड्राम 200 लीटर का पानी के साथ 1 एकड़ में डाल दीजिए। वो कैसे, मतलब एक जगह डाल के जहाँ पे पानी ट्यूबवेल का हाँ, पानी ट्यूबवेल का निकल रहा है, नहर का नाका, वहीं पर ड्राम रख दीजिए और उसमें ऐसा छेद कीजिए या ऐसे हिसाब से करिए कि जितने में किला भरे उतने में वो ड्राम खाली हो जाए आपका। अगर आपको नहीं करनी है, सिंचाई नहीं करनी है, तो इसे खेत में बिखेर दीजिए। बहुत ही आपका खेत खराब है, आपको लगता है कि बिल्कुल ही इसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो चुके हैं, तो 1 ड्राम की बजाय 2 ड्राम 3 ड्राम, इसमें खर्चा तो आपका केवल गुड़ और बेसन का है। हाँ, बाकी तो और कोई खर्चा तो है नहीं। तो आप ये डालेंगे तो वो जल्दी गलेगा। और दूसरी सावधानी जो मैंने पहले आपको बताई थी कि अगली बुआई में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये 2 चीज़ों का करोगे तो आपको जुताई से नुकसान नहीं होगा। जो खर्चा है वो आपका है, परंतु वो आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा करके जाएगा। हम जब ये आग लगाते हैं, ना केवल हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। ये कृषि अवशेष क्या हैं? मिट्टी से ताकत लेके, खाद्य पदार्थ लेके, खनिज पदार्थ लेके ही तो बने हैं। वो वापस मिट्टी में जाएंगे तो वो खाद का काम करेंगे। आप उन्हें आग लगा देंगे, वो हवा में जाएंगे, प्रदूषण भी पैदा करेंगे और आपकी खाद को भी नष्ट करके जाएंगे। तो आग लगाना पर्यावरण की नज़रिए से तो गलत है ही है, परंतु किसान के अपने नफ़े नुकसान के नज़रिए से भी देखें तो वो गलत है। जो तत्कालिक खर्च है वो तो किसान को दिख जाता है कि 1 जुताई में इतने पैसे फालतू लग गए, 2 जुताई फालतू करनी पड़ी तो इतने पैसे लग गए, वो तत्कालिक नुकसान तो दिख जाता है, परंतु जो लाभ है, जो दूरगामी लाभ है, वो दिखता नहीं है और उसको वो किसान नज़रअंदाज कर देता है। तो पराली जलाने का मुख्य मतलब जो विकल्प है वो ये है कि या तो डिकम्पोजर मिलाएं या फिर जीवामृत बना के उसको अपने खेतों में बिखेर दे, और सिंचाई नहीं कर रहे तो बिखेर दे, और सिंचाई कर रहे हैं तो पानी के माध्यम से वो पूरे खेत में। स्पेसिफिक कितना समय देना चाहिए जी अगली फसल के लिए? आप कह रहे हैं कि मैंने बताया जैसे बिल्कुल हरी चीज़ें हैं, और मान लो आपने 3 हफ्ते 4 हफ्ते की मूंग और जंतर की जुताई की है तो हफ्ता बहुत है। अगर आपने 2 महीने के जंतर और उसकी जुताई की है, मोटी लकड़ी हो गई है, तो शायद 3 हफ्ते का गैप चाहिए होगा। जो ये पराली होती है इसका भी लगभग इतना ही, लगभग 3 हफ्ते। हाँ, 3 हफ्ते से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं। जुताई करने के 3 हफ्ते बाद हम अगली फसल बोएं। अगर जैसे धान के समय पे आपके पास इतना समय भी नहीं है तो फिर आप 2 काम और कर सकते हो। आग ना लगाइए, पराली को इकट्ठा करके खेत के एक कोने पे डाल दीजिए। खर्चा लगेगा आपको, थोड़ी सी ज़मीन बिजाई में भी नहीं आएगी, पर वो आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगी। वो कैसे? मैंने बताया ना, वो गल सल के खाद बनेगी। ठीक है। आप उसे तीली लगा देंगे तो आप खाद को तीली लगा रहे हैं, आप नोटों की गड्डी को तीली लगा रहे हैं। धान के समय आपके पास 3 हफ्ता का गैप नहीं देने की स्थिति में नहीं बनती है, तो आप पराल को इकट्ठा करके एक कोने में डाल दीजिए, खेत के एक कोने में। पराल इकट्ठा करने पे आपका कुछ खर्चा होगा, कुछ ज़मीन बुआई में नहीं आएगी, परंतु वो गल सड़ के खाद बन जाएगी वहीं पे। तो आप बिजाई कर दीजिए। उसके बाद आपके पास और फिर आगे 2 रास्ते हैं। बिजाई से आप फारिग हो के जो पराल बची हुई है उसकी मोटी सानी कर दीजिए, गंडासे का 1 गंडासा उतार के उसकी सानी कर दीजिए और खेत में बिखेर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो वो वहीं पड़ी रहे, बारिश आएगी, कभी बाद में
जीवामृत आप डालते हैं तो उसके ऊपर भी जीवामृत डालते रहें, अगली फसल तक वो गल सड़ के आपकी खाद बन जाएगी। ये किसानों का खुद का अनुभव है, अगर वो याद करके देखें तो जहाँ वो बंसटी इकट्ठी करते हैं, जहाँ भी वो छोर लगाते हैं, वहाँ बढ़िया पैदावार मिलती है। क्यों मिलती है बढ़िया पैदावार? वो जीवाणु की संख्या क्योंकि ज़्यादा वो होती है। वहीं गल सड़ के वो खाद का रूप लेती है। तो पराड़ भी इकट्ठी करके रखोगे जहाँ पे, और उसको खेत में वापस मिलाओगे, किसी रूप में मिलाइए, ज़मीन में जुताई करके मिला दीजिए या मोटी सानी करके ऊपर ढक के डाल दीजिए, तो वो आपका फ़ायदा ही करेगी। जी। तो आपको आग पर्यावरण सुरक्षा के लिए मनाही नहीं है, केवल उसके लिए मनाही नहीं है। आग लगाना आपकी अपनी खेती के लिए भी सही नहीं है। आजकल एक और चीज़ आ रही है, सरकार अलग अलग किस्म की योजनाएं जा रही है कि पराल से बिजली बनेगी, पराल से कुछ और बनेगा वगैरह वगैरह, खरीद के भी ले जाते हैं। आग लगाने से तो चलो वो भी अच्छा है, परंतु सबसे अच्छा कृषि अवशेष का प्रयोग कृषि में ही उसका पुनर्चक्रीकरण करें, वापस मिट्टी में मिलाएं, ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी की बनी रहे, वो खत्म ना हो। जी, ये है। जी। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो इन्होंने बताया कि फसल की कटाई के बाद जो पुआली बच जाती है, चाहे वो गेहूं की हो चाहे धान की हो, उसको हम दो तरीके से या तीन चार तरीक़ों से जो बताया है डॉक्टर साहब ने, कि उसको हम डिकम्पोज करके, एक तो डिकम्पोजर कोई दवाई होती है उसके प्रयोग से, टीका कह सकते हैं। हाँ, टीका, उसके प्रयोग से, अगर वो नहीं मिले तो जीवा अमृत, जिसमें लागत बिल्कुल 100-200 रुपए की मुश्किल से लागत आएगी जिसमें। हाँ, गुड़ बेसन का खर्चा। हाँ, गुड़ बेसन के खर्चे से, जरा से खर्चे से आपके जो दूरगामी परिणाम है आपकी मिट्टी के लिए, जो ज़्यादा केमिकलों के प्रयोग से उनमें जो जीवाणु जो होते हैं फसलों के लाभ के लिए, पर्यावरण के लिए भी, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनको एक तरह से दोबारा रिसाइकल करने के लिए जीवामृत, मूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन और सजीव मिट्टी, ऐसी जगह हाँ, की मिट्टी जहाँ केमिकल नहीं डला हो, 1 से आधा किलो जहाँ पर मिट्टी में केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो, वो उसमें डाल के एक जीवामृत का घोल बना के वो खेतों में डाल के हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। और यूरिया से ज़्यादा वो लाभ है, निश्चित तौर पे यूरिया से ज़्यादा लाभ देगी। और स्वास्थ्य के लिए, इंसान के स्वास्थ्य के लिए और पशुओं का जो चारा होता है उसके लिए भी एक तरह से जीवनदायिनी के रूप में वो कार्य करेगी। तो इस तरह से हम ये कार्य करके अपनी मिट्टी को, अपनी खेती को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, ज़रा सी मेहनत करके। धन्यवाद।